माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? अगर हम वहीं से शुरू कर लें, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ दोज organisms which cannot be seen through naked eye. वो ऑर्गेनिज्म जो जाहिरी आंख से नजर, अच्छा मैंने कहा थ्योरी वाला चैप्टर है, मेरे साथ साथ याद करेंगे, कॉन्सेप्ट इसमें कोई इन डेप्थ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन टीचर के साथ डिस्कस करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ साथ में नोट्स में से आपको दिखाता भी जाऊंगा। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टडी है उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि जाहिरी आंख से नजर नहीं आते हैं। अब जब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो जाहिरी आंख से नजर नहीं आते हैं, तो उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो ऑर्गेनिज्म जाहिरी आंख से नजर ना आए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेरे बच्चों हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं चार वेराइटीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं चार तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। पहला वेराइटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो है वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी में सबसे छोटा है। पहली वेराइटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है वो है वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी में सबसे छोटी है। दूसरी वेराइटी है बैक्टीरिया, या इस ग्रुप को नाम जो दिया जाता है वो है प्रोकैरियोट्स। तीसरी वेराइटी जो आपको नजर आनी है वो है प्रोटोजोन्स, और चौथी वेराइटी जो आपके लिए है वो है फंजाई। ठीक है। तो ये चार वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है। इन चार में से ये जो आखिरी दो वेराइटीज हैं, इनमें से हम यहां लिख देते हैं नॉट ऑल। नॉट ऑल क्या मतलब? कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि जाहिरी आंख से नजर आ सकते हैं और आते हैं, लेकिन इसीलिए हमने यहां लिख दिया नॉट ऑल। नॉट ऑल का मतलब यहां हमारा क्या है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, जबकि वायरस और बैक्टीरिया सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन ग्रुप्स की ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वायरस। ठीक हो गया? मुझे अगर कहीं पर रोकना हो तो बेधड़क आप रोक लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम चीजें कराऊं लेकिन आपको समझ में भी आए, ये ना हो कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आपके पल्ले कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो पहला जो ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो किसका है? वायरसेस का है। मैं करेक्टर्स आपको देता चला जाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आती रहे। पहला करेक्टर, पहला जो हम लोग ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं वो वायरसेस का है। बेटा वायरसेस के लिए जो पहला पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं वो क्या? दे आर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस कैसे ऑर्गेनिज्म है? ए सेल्यूलर। देखो पहली चीज जो आपके दिमाग में बता रहा हूं, एक तो मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में सबसे छोटा ग्रुप है। कितना छोटा ग्रुप है? क्या आप समझो कि दे आर 10 to 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कितना छोटे हैं कि 10 गुना से लेकर 10,000 गुना छोटे हैं ये किससे? बैक्टीरिया से। बात समझ में आ रही है? यस सर। स्क्रीन आ रही है मेरी? चली गई? नहीं सर, कोई नहीं आ रही। अरे मलिक साहब की आवाज आई मुझे अभी। मलिक साहब क्लास में है क्या? मलिक साहब? जी सर, मैं क्लास में हूँ। भाई केमिस्ट्री क्लास में कहा था भाई? सर वो दरअसल वहां पर इंटरनेट प्रॉब्लम्स थी। अबे मेरे बच्चे तो अब सही हो गया। लग के रिकॉर्डिंग मांग लिया करो मुझसे ताकि कंपाइल जमा ना हो जाए, काम जमा हो जाएगा फिर करोगे कैसे? तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 10 से 10,000। ए सेलुलर का मतलब क्या है? देखो आपने पढ़ा है लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है।
सेल लाइफ का बेसिक यूनिट। इन कमबख्तों में सेल नाम की कोई चीज है ही नहीं, सेल का स्ट्रक्चर भी कोई नहीं है, सेल की निशानियां भी कोई नहीं है, सेल नाम की कोई चीज ही नहीं। इसीलिए वायरस के लिए याद रखिएगा कि वायरस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसी ग्रुप में रखा नहीं जाता, वायरस अलग ही ग्रुप है। वायरस खुद अपने आप में, बल्कि एग्जाम में सवाल भी आया हुआ है कि वायरसेस को ना दे आर, यूं लिख देते हैं अगला पॉइंट, दे आर कंसिडर्ड टू बी at borderline between living and, सानिया नुमान आवाज आ रही है? सनिया नुमान नहीं है क्लास में? बेटा सनिया माइक म्यूट करके बैठ। आ रही है। हाँ ठीक है जी। तो बेटा क्या कहा हमने, ये वायरसेस को ना इनके अद्भुत कैरेक्टर्स की वजह से हम मुकम्मल तौर से लिविंग भी नहीं कहते और ना नॉन लिविंग। एग्जाम में सवाल आ जाता है कि वायरसेस को हम नॉन लिविंग क्यों मानते हैं, फिर सवाल आता है लिविंग क्यों मानते हैं। बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ है ना, ये मुकम्मल तौर से हम लिविंग कैटेगरी में डालते हैं ना नो। सवाल एग्जाम में अलग से आ जाता है, इसका जवाब अलग से ले देते हैं। सवाल ये है कि नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं हम, यानी नॉन लिविंग वाली लाइन पे क्यों इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन देख लेते हैं। सर जी बेटा, फिर नॉन लिविंग क्यों कहेंगे, इनएक्टिव क्यों नहीं कहेंगे? बता रहे बेटा। पहला रीजन जो नॉन लिविंग कहने का, इनएक्टिव क्यों नहीं कह रहे, दे आर कंप्लीटली डेड आउटसाइड द लिविंग बॉडी। पहला रीजन। अरिशबा बात समझ में तो नहीं आ रही ना बेटा? आ रही है सर। दे आर कंप्लीटली डेड आउटसाइड द लिविंग का मतलब क्या है? देखो, इनएक्टिव नहीं कह रहे। डेड और इनएक्टिव में फर्क क्या है? आप सो रहे होते हैं तो आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप मर जाते हैं इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो वायरस की जो भी मेटाबॉलिक लाइफ है, जब वो लिविंग बॉडी से बाहर होता है उसमें होती ही नहीं है। इसका मुंह, अल्लाह ताला ने क्या करिश्मा बनाया कि आप इसको इनएक्टिव नहीं कह रहे, क्योंकि ये इनएक्टिव, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया सिस्टिक स्टेज में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको डेड नहीं कहते हम, इनएक्टिव ही कहते हैं, क्योंकि उनमें उनका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। लेकिन वायरस आउटसाइड द लिविंग बॉडी इज कंप्लीटली डेड, कोई जिंदगी का निशान ही नहीं है उसमें। पहला। दूसरा जो नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस को में है वो क्या, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टलाइज नहीं होता। क्रिस्टलाइज का मतलब समझते हो? अभी आपने केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ी है कि जब आप गर्म करके ठंडा करते हैं तो वो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है जी। क्रिस्टलाइजेशन जो है ना वो नॉन लिविंग मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। बैक्टीरिया भी तो उसी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डेड हो जाएगा जब गर्म ठंडा उसको करें, लेकिन वायरसेस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स में वायरस अपने आप को डाल लेते हैं, जो कि एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग सब्सटेंस के एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज होंगे। तो अगला जो हम कहते हैं वो क्या, कि दे कैन बी crystallized into different अलिशबा, बात समझ तो नहीं आ रही बेटा? अलिशबा शाह खुशनूदी, आ रही है सर। लिविंग कैरेक्टर क्या है? लिविंग कैरेक्टर क्या है भाई? लिविंग क्यों कहना है जब नॉन लिविंग है? तो आप अगला कैरेक्टर क्या लिखते हैं? एक्टिव इनसाइड द लिविंग बॉडी। भाई अगर एक नॉन लिविंग चीज होती तो वो तो हर जगह नॉन लिविंग है ना। एक्टिव इनसाइड लिविंग बॉडी, जब लिविंग बॉडी में आता है तो एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देता है, और फिर कंटेन्स डीएनए और आरएनए। क्या कैरेक्टर है कि इसमें डीएनए और आरएनए होता है, जो किसमें होना चाहिए, किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसी नॉन लिविंग मटेरियल में तो डीएनए नहीं होता, जीन नहीं होती। जीन या डीएनए किसका कैरेक्टर है?
लिविंग मटेरियल्स का, तो इसके पास डीएनए और आरएनए Living मौजूद होते हैं। जी बेटा क्या कह रही हो? जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जी, तो ये इसको कंट्रोवर्शियल बना देता है, तो इसीलिए हम आज तक वायरस का अलग ही ग्रुप पढ़ते हैं, इसको किसी कैटेगरी में नहीं डालते, ठीक है ना। तो इसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा इन जनरल अगर वायरस के फीचर्स की बात करें, तो चूंकि सेलुलर तो है नहीं, तो वायरस के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, सब याद करने वाली बातें हैं, कोई इसमें समझ डिस्कस कर लेंगे तो याद हो जाएंगी साथ साथ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस में? सबसे पहले तो नंबर 1 ए सेल्यूलर है, स्पेशल फीचर समझ में आ गए, लिविंग नॉन लिविंग वाले हैं। दूसरा क्या है? ए सेल्यूलर होने के साथ साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्या मतलब है? सारे के सारे वायरस पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं? जो खुद फायदा हासिल करें आपको नुकसान पहुंचाकर। तमाम के तमाम वायरसेस अपने होस्ट सेल से फायदा हासिल करते हैं और उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर टोटल पैरासाइट्स। दे आर मोड ऑफ एक्शन में क्या है? टोटल पैरासाइट्स हैं। इसी तरह दे कंटेन either DNA और RNA but never both। या तो इनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए आरएनए है इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। अलीजबा स्कूल में पढ़ चुकी है चैप्टर तुम? जी सर। मैं सही पढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल सर। हाँ, कोई गलती हो तो बता देना बेटा, कोई मसला नहीं। कॉल्ड कैप्सिड, यानी इनकी जो बॉडी है अगर मैं बना के दिखाऊं तो बेटा ये समझो कि ये डीएनए या आरएनए है, थ्रेडेड मॉलिक्यूल, एंड इट इज सिंपली सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, and this protein coat is called capsid। that's virus, no cell nothing at all, ठीक है। या तो डीएनए आरएनए और प्रोटीन कोट है, ठीक है। इस प्रोटीन कोट को हम कह रहे हैं कैप्सिड, और ये या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सी वायरस की बॉडी है, ठीक है। हालांकि इसकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। वायरसेस कैन बी स्फेरिकल लाइक दिस, कैन बी हेक्सागोनल, वो डिपेंड करेगा उनकी प्रोटीन कोट की शेप पर, उनकी प्रोटीन कोट की शेप पर। वायरस कुड बी लाइक दिस। मलिक साहब बात समझ तो नहीं आ रही बेटा? दे कुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोटीन कोट वाली शेप, दे हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ शेप, ठीक है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझना है कि दे हैव द न्यूक्लिक एसिड और द डीएनए और आरएनए व्हिच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, हाँ, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एंड कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट, इट्स अ प्रोटीन कोट, ठीक है। देन अनदर फीचर इन सम वायरसेस, capsid is क्या भैया? हाँ हाँ, पता नहीं क्या मुसीबत हो जाती है इसको यार, बैठे बैठे। कितनी मेहनत की है मैंने, तुम खच्चरों को पढ़ाया। ओए तुम वही ठीक थी, वही कहाँ थी तुम? आदम जी में क्या था उसका नाम? हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। स्क्रीन आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। तो इन सम वायरसेस, क्या आई कह रहे हैं मैंने? इन सम वायरसेस कैप्सिड इज सराउंडेड बाय एडिशनल cover called viral envelope। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं
जिनमें कैप्सिड के बाद भी एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वायरल एनवेलप कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, दे कैन हैव मैनी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। उसके बाद दे यूज, अच्छा बल्कि इसमें यूं लिख लेते हैं, अब इसके बाद छोटी सी हेडिंग लगा लें, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वायरस, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वायरस। और बहुत सारी डिटेल्स है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में उसको हमें अलग से पढ़ना नहीं है, तो क्यों ना अपने लिए काम आसान रखें। देखो वायरस कैसे एक्ट करता है, जरा मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये एक सेल है, एक सेल, ठीक है, और ये उस सेल का अपना डीएनए, कोई भी सेल है, इसको हम होस्ट सेल कह देते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा सेल है, तुम्हारा है, ठीक है, और ये वायरस आया, ये वायरस है, ठीक है। तो वायरस कैसे काम करता है कि वायरस क्या करता है, अपना जो डीएनए है ना वो इंसर्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर। डीएनए आ रहा है, ये जो डीएनए है ये जाकर क्या करता है, होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और आप जानते हैं हमारी बॉडी के सारे फंक्शन, हमारे सेल का सारा फंक्शन डीएनए कंट्रोल करता है। तो असल में वायरस क्या करता है, वायरस अपने डीएनए के जरिए हमारी सेल्यूलर मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, और फिर जब वो हाईजैक कर लेगा तो क्या करेगा, अपनी मर्जी की चीजें बनवाएगा। तो जब ये हाईजैक कर लेगा तो ये अपनी मर्जी का क्या बनवाएगा, हमारे सेल को यूज करके अपनी मर्जी के प्रोटीन कोड बनवाएगा, अपनी मर्जी का डीएनए बनवाएगा, यस और नो। और फिर उनकी क्या होगी, असेंबलिंग होगी। क्या मतलब, ये डीएनए इसमें चला गया, ये डीएनए इसमें चला गया, ये डीएनए इसमें चला गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? तो वायरस क्या करता है, अपना डीएनए अंदर इंसर्ट करता है, खुद पूरा नहीं जाता, सिर्फ डीएनए अपना इंसर्ट कर दिया, वो जाकर होस्ट की मशीनरी के साथ उसको हाईजैक कर लेता है, अपनी मर्जी के प्रोटीन में आता है। अब सेल के अंदर देखते देखते ही वायरसेस की तादाद बढ़ गई और फिर वो सेल को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। तो वायरस का मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल है कि वायरस इंजेक्ट्स इट्स डीएनए और आरएनए इनटू द होस्ट सेल, it overtakes or it hijacks the cellular machinery of the host cell, and viral proteins are synthesized by the host cell. होस्ट सेल से बनवाएगा, and then assembling होती है वायरल प्रोटीन्स की, वायरल डीएनए की, and then they rupture the cell and causes cell death. Am I clear? Am I clear? The process is called replication. मलिक साहब बात समझ में तो नहीं आ रही बेटा? आ रही है सर। That's how viruses act. वायरसेस के यूजुअली तीन ही तरह के होस्ट होते हैं एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर होस्ट सिलेक्शन। एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस। Bacteriophages are not bacteria. Bacteriophages are those viruses which infect bacteria. खुदा के लिए याद रखना, bacteriophages are not bacteria. They are those viruses who infect bacteria. Bacteriophage is a virus. जी सनिया नोमान, अलिशबा इकबाल, नवीद अली, समीर महर, मलिक तौसीफ अहमद, हानिया इरफान, राबिया मनिया सुरवे एंड अबिया सईद। कुछ बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? हाँ ये सर आ रही है। अभी है सर। हाँ सर नो ये क्लास करते हुए एक मिनट रुको, न्यूक्लियस क्या? हाँ ये वायरस के बाद न्यूक्लियस थोड़ी है, होस्ट के पास, हाँ उसी के अंदर डाल देगा जी। जी अलिशबा क्या फरमा रही हैं आप? सर मैं पूछ रही थी क्लास कितने बजे पौने 10 तक हो होगी? जाएगी एंड, ठीक है? हाँ। सही है ना बेटा? दैट्स ऑल अबाउट वायरस। 9:45 बेटा, दैट्स ऑल अबाउट वायरस। कोई सवाल है तो अभी पूछो। वायरल डिजीजेस तुमने पीछे एचआईवी पढ़ी नहीं है, अलग से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वायरस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, उसका यूनिक क्या है, लिविंग कैरेक्टर भी है, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। लिविंग कौन से एग्जाम में पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक जनरल क्या है, शेप कौन सी हो सकती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, और रेप्लिकेशन किस तरह से मल्टीप्लाई करता है, बाय द मेथड ऑफ, बोलो भाई, रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर?
hijacks the cellular machinery. अब हेडिंग बना लो बेटा बैक्टीरिया। मलिक साहब कोई सवाल है बेटा? नहीं सर। अब हेडिंग बना लीजिए बेटा। अलिशबा इकबाल बात समझ तो नहीं आ रही बेटे? आ रही है सर। सर संडे को हमारी क्लास कितने बजे होगी? एटीपी वाली या रेगुलर वाली? रेगुलर वाली। सर 1 बजे तो कोई क्लास नहीं है ना? बिल्कुल है। क्यों सर क्योंकि 1 बजे मुझे कहीं जाना है। बेटा? एक महीना भी एग्जाम में नहीं है, तुम्हारे घूमने फिरने का ही रूटीन खत्म नहीं हो रहा। आज सर यहाँ जाना, घूमने फिरने नहीं जाना। कहीं भी नहीं जाओ, घर घर में बैठो पढ़ो बेटा। सर यहाँ मुझे यहाँ सर यहाँ हॉस्पिटल रख लो, जाना मैं है दबा देता हूँ। दरअसल। सुनोगे? मैंने क्या तुम्हें कांटों पे खड़ा किया है? सुनोगे? सर मुझे हॉस्पिटल जाना है संडे को क्या एक हो गया बजे तुम्हें? संडे हॉस्पिटल क्यों जाना है तुम्हें? सर अम्मी के साथ जाना है। वो मैंने मना किया था, किद्दू बंदर तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि तुम एग्जाम के बाद जाना, क्योंकि वहां हो सकता है तुम्हें एडमिट कर लें। चलो भाई बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें, विशेष टिप्पणी करें, तो पहली चीज कि बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट किसे कहते हैं? कि दे हैव सेल। देखो वायरस क्या था? ए सेल। सेल का नहीं जाना, वायरस में कुछ भी नहीं है, ना सेल मेम्ब्रेन ना सेल वॉल, कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ क्या है? डीएनए आरएनए या और प्रोटीन कोड है ना? तो प्रोकैरियोट्स हम किसे कहते हैं? कि सेल है लेकिन इनकम्प्लीट सेल है। क्या मतलब? कि सेल के जो निशानात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क है। ए सेलुलर कहना अलग चीज है और प्रोकैरियोट कहना अलग चीज है। तो दे हैव सेल बट द सेल इज इनकम्प्लीट। किस किन किन जुमरों में इनकम्प्लीट है? जरा देखते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। आप जानते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। इसी तरह न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसी तरह डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। आप जानते हैं कि कंप्लीट सेल में डीएनए किस फॉर्म में होता है? बोलो भाई, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है या सोनो? जी जी रादर सर। रादर इट इज प्रेजेंट नेकेड। नेकेड से मुराद ये नहीं कि बगैर कपड़ों के, नेकेड से मुराद यहां पर ये कि फ्री फॉर्म में होता है। अभी वो बताएंगे, डायग्राम बनाऊंगा, बस समझ में। हाँ है, क्रोमोसोम के बगैर होता है डीएनए। अभी बताता हूं ना कैसे होता है, डायग्राम में दिखाता हूं। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। मूव कैसे करते हैं? लोकोमोशन से। इसी तरह रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये सारा एग्जाम में पूछेगा। जैसे वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? रेप्लिकेशन से। ठीक है? इनके बारे में यूनिक फीचर ये तो नहीं है कि भाई ये लिविंग, ये तो है ही लिविंग। ठीक है ना? रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड कॉल्ड, बताया था, बाइनरी फिजन। इसको माइटोसिस नहीं कहते। बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। माइटोसिस का वर्ड मत लिख देना। प्लांट में अगर एसेक्सुअल हो तो माइटोसिस है, बैक्टीरिया में हो तो बाइनरी फिजन है। इज दैट क्लियर? ठीक है? इसी तरह याद रखना, बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप हैं। यानी गर्मी से गर्म, गर्म से गर्म कंडीशन में भी बैक्टीरिया मिल जाएगा आपको, और सर्द से सर्द एक्सट्रीम कंडीशन पर, ठीक है, मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड या डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया? कोई मसला? अच्छा, बैक्टीरिया चूंकि बड़ा ऑर्गेनिज्म है, आपने देख लिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, क्लियर हो गया। मूव कैसे करता है, क्लियर हो गया। ये सब बेसिक कैरेक्टर है जो हर बार चाहिए होगा। मूव कैसे करता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बॉडी के बेसिक कैरेक्टर क्या है। एक रह गया और वो क्या कि खाता कैसे है। तो दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स।
यानी बैक्टीरिया में दोनों वैरायटी में मिलती है। ऐसी वैरायटी भी मिलती है जो कि खुद अपना खाना सिंथेसाइज कर सकती है, और ऐसी वैरायटी भी मिलती है जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। दूसरों पर जो डिपेंडेंट है उसमें जो मेजर कैटेगरी है वो कौन सी है? heterotrophs are majorly saprophytes। saprophytes किनको कहते हैं? जो कि सर ऑटोट्रॉफ से क्या मतलब होता है? जो खुद ब खुद सिंथेसाइज कर ले, जैसे प्लांट होता है। क्या कहा मैंने? कि बैक्टीरिया में दोनों वैरायटी मिलती है हमें, ऐसी भी जो खुद अपना खाना तैयार कर ले, ठीक है, और वो वैरायटी भी मिलती है जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। दूसरों पे जो डिपेंडेंट वाली वैरायटी, उसमें जो मेजर वैरायटी है वो कौन सी है? सेप्रोफाइट्स की है, जिनको डीकंपोजर्स कहते हैं, या वो वैरायटी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती है। और इसीलिए बैक्टीरियाज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी प्लेइंग देयर रोल एज अ स्वीपर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारा डीकंपोज हो रहा है उसमें बैक्टीरिया और फंजाई का बहुत ज्यादा अहम रोल है, वरना जिन लोगों को हम दफनाते वो हमेशा पड़े ही रहते। समझ में आ रही है? जगह रहती नहीं। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस भी है, लेकिन बैक्टीरिया के फायदे ज्यादा हैं। बैक्टीरिया के फायदे ज्यादा हैं। इज दैट क्लियर? बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से बन रही होती हैं। इसी तरह बहुत सारी डिजीजेस भी बैक्टीरिया से हो रही हैं, तो फायदे भी हैं और नुकसान भी। इज दैट क्लियर? अच्छा, बॉडी फीचर्स नहीं बताए मैंने बैक्टीरिया के, तो मैं डायग्राम बना दूं फिर बॉडी फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की भी अगेन मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं। अगर बैक्टीरिया की मैं टाइप बताऊं ना, बल्कि एक काम करते हैं, पहले एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया बना लेते हैं। एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया हम यूं बना रहे हैं, तो बैक्टीरिया डू हैव सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर, अल्लाह आपका भला करे, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, अभी मैंने बताया था, तो उसकी जगह ऐसे फ्री नेकेड डीएनए होता है, ठीक है, फ्री नेकेड डीएनए होता है। और साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो बेसिक है। और अगर सब में नहीं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो लेबल कर देते हैं, सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर, ये राइबोसोम है छोटे छोटे दाने जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये नेकेड डीएनए, ये साइटोप्लाज्म है जो मैंने येलो से शो किया है, और ये जो है वो फ्लैजिला है फॉर लोकोमोशन। एम आई क्लियर? तो बैक्टीरिया का इस तरह का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। हालांकि शेप की बुनियाद पर दे हैव लॉट ऑफ टाइप्स, दे हैव लॉट ऑफ टाइप्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो तीन बता दूं, तो बैक्टीरिया कैटेगराइज एज बेसिलाई, कॉक्साई, स्पाइरेला एंड विब्रियो। चार मेजर शेप्स होती हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया। बेसिलाई कौन होते हैं? एग्जाम में आ जाता है, रॉड शेप। कॉक्साई कौन होते हैं? स्फेरिकल शेप। स्पाइरेला कौन होते हैं? स्पाइरल शेप। और विब्रियो कौन होते हैं? कोमा शेप। क्या मतलब? अगर बैक्टीरिया इस तरह का है तो इसको हम कहते हैं रॉड शेप, इस तरह का है तो हम कहते हैं स्फेरिकल शेप, इस तरह का है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो स्पाइरल है, और अगर इस तरह का है तो हम कहते हैं ये कॉमा शेप। चार मेजर कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। एम आई क्लियर? बात Yes, समझ? sir. अलिशबा में गलत तो नहीं पढ़ा रहा बेटे? नहीं सर। अच्छा, एक बात और, सेल वॉल के बारे में आ जाती है एग्जाम में, कि सेल वॉल इनकी जो है ना वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती। इनकी सेल वॉल के बारे में दो चीजें याद रखनी है। एग्जैक्ट जो कंपाउंड है उसका नाम तो होता है म्यूकिन, या एग्जाम में म्यूकिन का नाम भी आ सकता है, या आ सकता है क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरियोग्लाइकन, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन। कि भाई सेल वॉल किससे बनी हुई है? प्लांट में आपने पढ़ा है ना कि किससे बनती है? सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई, म्यूकिन जो कि एक पेप्टिडोग्लाइकन है उससे बनी। ठीक है, तो ये बातें याद करनी।
बेटा रिफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा? अलिशबा इकबाल, हो रहा है सर। मलिक साहब बात समझ में आ रही है आपको? सर जी। याद हो रहा है मेरे साथ या नहीं? अभी बैठ के अलग से 2-4 घंटे रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं ठीक है, हो रहा है। चलो, मैंने बेटा वो तुम्हारे बायो के एटीपीज भिजवा दिए, केमिस्ट्री वाले, आई एम सॉरी खत्म हो गए। अच्छा चलें ठीक है। अरे तुमसे नहीं कह रहा यार, अलिशबा हो गए। सर तो वो अच्छा ठीक केमिस्ट्री है। वाले कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अगर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? ऐसा करता हूँ मैं किसी बच्चे से ना जिसको मैंने दिया था, उससे वापस लेता हूं। मैं बोल देता हूँ बनवाने के लिए। असल में एक बनवाना तो अलग से मुश्किल होगा, 2-3 होंगे तो मैं बनवा देता। तुम्हारा रह गया? अच्छा बस ठीक है, बन जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा जी, तवज्जो रखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई? बस बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के जरिए। बैक्टीरिया के शेप्स क्या होते हैं? मल्टीपल शेप्स हो सकते हैं। सेल वॉल होती है? यस होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है? यस होती है। न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। गोल्गी बॉडी? नहीं होती। राइबोसोम होते हैं? यस राइबोसोम होते हैं। फ्लैजिला होता है? कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन में फ्लैजिला ही है। जिनमें फ्लैजिला नहीं होता वो मूव नहीं करते, जिनमें फ्लैजिला होता है वो खुद से मूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? खाना कैसे खाते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड से भी खा सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड से भी खा सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड में ज्यादातर डिकम्पोजिंग मूड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, लेकिन इसके अलावा आप पर भी खा पीना चाहिए। आपसे भी, आप पे तो है ही नहीं कुछ, क्या खाएंगे? ठीक है, कोई सवाल यहां तक बेटा? व्यक्ति अभी समझ में आ गया अच्छे से? नहीं, नहीं आती है, इसमें इनका तरीका होता है जिसको आ गया सर। कॉन्जुगेशन कहते हैं। बैक्टीरिया में ना एक अजीब सा तरीका होता है, उसको सेक्सुअल मेथड तो नहीं कहते, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉन्जुगेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। अलीजबा ऐसा ही है ना? जी सर। कॉन्जुगेशन पढ़ा है तुमने? जी सर। और कॉन्जुगेशन किस स्ट्रक्चर के जरिए होती है? कॉन्जुगेशन के लिए ना फ्लैजिला की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिलाए या पाइलाए कहते हैं। ये देखो इस तरह, अगर ये फ्लैजिला ये है ना, तो ये पाइलाए ऐसे होते हैं। ये छोटे होते हैं और यूजुअली तादाद में ज्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो है वो बड़ा होता है। ठीक हो गया? डायग्राम बना ली तुम लोगों ने? एनी क्वेश्चंस जी टिल सर दिस बना पॉइंट? ली। बेटा क्या हो गया लिजबा, तुम्हारी नो। आवाज बहुत डल आ रही है मुझे। नहीं सर। चलो बेटा अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, फंजाई। फंजाई की अगर बात करें तो जैसे याद है मैंने पहले जब इसमें लिखा था कि इस सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, जिस फंजाई की हम बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है यीस्ट। जो फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? यीस्ट। ठीक है, तो हर फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यीस्ट है पर्टिकुलरली। ठीक है जी, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दे हैव थ्रेडेड बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे, मैं बना के दिखा देता हूँ। इनकी बॉडी बस ऐसी है, ये। ठीक है, दे लुक लाइक थ्रेड्स। ठीक है, द बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स, एंड द थ्रेड्स ऑफ mycelium are called hyphae। थ्रेड्स क्या कहलाती हैं?
हाइफी कहलाते हैं। बॉडी कहलाती है माइसीलियम और उसके जो थ्रेड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइफी। अच्छा, ये क्या प्रोकैरियोट है? नहीं भाई नहीं, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया कि दे हैव कंप्लीट सेल, दे हैव, बोलो भाई, कंप्लीट सेल्स हैं इनके कंप्लीट पास। सेल। ठीक है, हाँ जी सर। तो जब कंप्लीट